गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 29, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक लेके आया हूं। वैसे आज द हिंदू के न्यूज़पेपर में बहुत मुश्किल हो गया था मुझे टॉपिक्स ढूंढना, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे टॉपिक आए हैं जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन इतनी सारी कोशिश करने के बाद कुछ टॉपिक्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक्स जो है आपको रिपीटेड से नजर आएंगे। जैसे यूएपीए वाला टॉपिक रिपीटेड है, सोशल मीडिया रूल्स वाला भी रिपीटेड है, पुलिस यूनिफॉर्म वाला बिल्कुल टॉपिक ब्रांड न्यू है, इसके बारे में पहले हम लोगों ने बात नहीं किया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद टीबी वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। कोप 27 ये जो अभी होने वाला है इजिप्ट के अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से, एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक है साइक्लोन्स वाला, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बट आगे जाने से पहले एक चीज है, वो है आपको क्या करना है, लाइक बटन पे क्लिक कर देना है। इतना एफर्ट हम आपके लिए लेते हैं तो 2 सेकंड का एफर्ट आप भी ले सकते हो, और पॉसिबल हो सके तो अपनी अटेंडेंस भी दे देना। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी आपको करना है कमेंट सेक्शन में जरूर करें। एक अटेंडेंस भी जरूरी होती है, क्योंकि ये डीएनए की जो क्लास होती है ना, डेली न्यूज़पेपर की, इसे आप ना अपनी एक रेगुलर क्लास की तरह समझा करो। ऐसा मत समझो कि कोई यूट्यूब वीडियो है, आया गया देख लिया, नहीं। आपकी प्रेपरेशन में बहुत हेल्प करता है। इस बार जब मेंस का एग्जाम हुआ था तब भी हम लोगों ने एनालिसिस किया था, कितने सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से और हमारी न्यूज़पेपर के एनालिसिस से आए थे, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो इसे एज अ रेगुलर क्लास की तरह समझें, तो इसलिए अटेंडेंस भी आपकी जरूरी हो जाती है। चलिए, और कल कुछ बच्चों ने सही आंसर दिए थे अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन जो आपको पूछा था एमसीक्यूज, तो अपना भैया एड्रेस भेज देना। चॉकलेट का प्रॉमिस किया था आपको, चॉकलेट हम लोग भेज देंगे, ठीक है। चलिए, आज कुछ खास हुआ था। आज 1999 में, मतलब कोई अच्छी खबर नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हुआ था। 29 अक्टूबर 1999 को इंडिया में आज तक का सबसे डेंजरस साइक्लोन आया था। राइट, डेंजरस इन द सेंस के 10,000 से ज्यादा डेथ उसमें हुई थी भैया, और ये ज्यादातर डेथ आपकी उड़ीसा के अंदर हुई थी। ये तो ऑफिशियल फिगर्स हैं। अनऑफिशियल फिगर कहते हैं कि शायद ये डेथ जो है वो 17,000 से 18,000 के बीच में भी हो सकती है। इसका जो ऑफिशियल नाम था वो था साइक्लोन 05B, और इसे पैरादीप साइक्लोन भी कहते हैं। साइक्लोन कहाँ जनरेट होती है आपको बहुत अच्छे से पता है। हमारे देखिए साइक्लोन का ना अलग अलग नाम होता है। वैसे हमारे पास 2 तरह के साइक्लोन होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसे टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं। तो ये होते हैं टेम्परेट रीजन में। तो यूजुअली आप मान के चलिए कि आपका 55 से लेके 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होते हैं, राइट। और ये जो आपके होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि भैया इक्वेटोरियल रीजन में कोई भी साइक्लोन नहीं आते हैं। देयर आर नो साइक्लोन्स इन द इक्वेटोरियल रीजन। व्हाई? बिकॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए एक कंडीशन होती है, वो होती है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस के फोर्स के बिना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आ सकते। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। हालांकि पोल्स पे कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है। आप बोलोगे सर फिर पोल्स पे साइक्लोन क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि साइक्लोन के लिए एक और कंडीशन जरूरी होती है, और वो होती है कि वो एक सिर्फ ओशंस पे ही आ सकता है। लैंड के ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी नहीं आता। और साइक्लोन्स और ओशंस का टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आएगा। तो पोल्स के ऊपर ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती ही नहीं है, क्योंकि पोल्स पे तो टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है। तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आता है। और हमारे यहाँ पे देखिए भी मॉनसून गया है, तो अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका अक्टूबर, नवंबर और समटाइम्स इन दिसंबर जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं, उसके कंपैरेटिवली अरेबियन सी के अंदर साइक्लोन थोड़े से कम आते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब आप इतने समय से एनालिसिस देख रहे होंगे तो शायद आपने अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। आपने कम से कम जीसी लियोंग जो बुक हमारी ज्योग्राफी की आती है, या फिर जो बेसिक एनसीईआरटी की हमारी 11th स्टैंडर्ड की बुक है, वो आपने कम से कम पढ़ लिया होगा। तो इन्हें जरूर पढ़ें, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन के बिना करंट अफेयर कभी भी क्लैरिटी नहीं दे पाएगा आपको। स्टैटिक पोर्शन जरूरी है। एक और जो थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेम्परेट जो साइक्लोन्स होते हैं, जो हायर लैटिट्यूड्स के ऊपर आते हैं, वो फ्रंट्स की वजह से आते हैं। वहां पे एयर मास जो हैं उनकी वजह से आते हैं।
लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कोई एयर मास की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये तो होगी नॉर्मल सी चीज। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ना अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इंडियन ओशन में इनको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप चले जाओगे तो इसी फिनोमिना को आप जो है वहां पे विली विली बोलते हैं, WILLI विली विली। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि साउथ चाइना सी के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का क्या नाम होता है। देखिए फिनोमिना ऑलमोस्ट सेम ही होता है ना। घर पे आपका नाम चिंटू होता है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको किसी और नाम से बुलाती है, स्कूल में आपको किसी और नाम से बुलाया जाता है, आपके दोस्त आपको किसी और नाम से बुलाते हैं, इंसान तो एक ही है ना। तो साउथ चाइना सी के अंदर क्या नाम होता है वो आपने मुझे बताना है। और कैरेबियन आइलैंड्स या फिर नॉर्मल कह सकते हो यूएसए के अंदर, ठीक है, इसका क्या नाम होता है। ये दो क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की। हालांकि ये टॉपिक काफी बड़ा होता है, बहुत लेंदी होता है जब आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, रिपीटेड सा टॉपिक है। पैनल टू हियर प्लेंट्स। देखिए प्लेंट का मतलब होता है कंप्लेंट, तो भैया कंप्लेंट की शॉर्ट फॉर्म है अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो बात ये थी, पिछले साल सरकार ने, मतलब मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जिसे मेती कहा जाता है, इन्होंने एक प्रपोजल दिया था। इन्होंने ये प्रपोजल कहा था कि भाई हम लोग अपीलेट कमेटी बनाएंगे। अब ये देखा वो समझ में नहीं आएगा, बता देता हूं क्या होता है। मान लो फेसबुक के ऊपर जो है आपने कोई पोस्ट देखी और वो पोस्ट देख के आपको ऐसा लगता है कि वो आपके अगेंस्ट में है, आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट में है, आपके खिलाफ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन वहां पे है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ लिखा गया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, फेसबुक को कंप्लेंट कर सकते हो अबाउट दैट पर्टिकुलर पोस्ट। और आप फेसबुक को कह सकते हो कि भैया इस पोस्ट को टेक डाउन कर लीजिए, इस पोस्ट को यहां से रिमूव कर दीजिए। अब वो फेसबुक के ऊपर डिपेंड करता है उसको करेगा या नहीं करेगा। अब मान लो आपने कंप्लेंट तो कर दिया लेकिन फेसबुक ने उसको रिमूव नहीं किया, अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो कि सर ये जो पोस्ट है वो मेरे अगेंस्ट में है, मेरे फैमिली के अगेंस्ट में है, या कुछ जो भी आपको लगता है, कोर्ट उसका फैसला करेगा। सरकार ने पिछले साल ये प्रपोजल दिया था कि हम लोग एक अपीलेट कमेटी बनाएंगे। अपीलेट का मतलब होता है अपील, जहां पे आप अपील कर सकते हो। तो फेसबुक ट्विटर वगैरह के उस डिसीजन के अगेंस्ट में आप उस पर जाके अपील कर सकते हो। वो पैनल जो है दोबारा से आपकी कंप्लेंट को देखेगा, अगर उसको लगता है कि वो पर्टिकुलर पोस्ट को हटाया जाना चाहिए तो वो फेसबुक से पोस्ट को हटवा सकता है। बेसिकली बात यह है कि कोर्ट में जाने से पहले आपके पास एक और ऑप्शन होगा। अब मान लो कि इस अपीलेट कमेटी के बाद भी वो कंप्लेंट नहीं हटाई जाती है तो फाइनली फिर कोर्ट का दरवाजा तब खटखटा ही सकते हो। तो ये है पूरे का पूरा मामला। तो अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है मतलब रूल्स इशू कर दिए हैं, जैसे ट्विटर फेसबुक वगैरह या ऑल दैट। तो एक हम लोग अपीलेट कमेटी बनाने के मूड में अभी आ गए हैं। तो ये है पूरे का पूरा मामला, इसमें कुछ खास है नहीं। इसके अंदर बेसिकली 3 मेंबर होंगे। इन 3 मेंबर में से एक जो मेंबर है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और 2 मेंबर जो है इंडिपेंडेंट होंगे और वो इन सारी अपील्स को देखने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसी अपील है जो नॉर्मल अपील है तो 15 दिन के अंदर उसको टेक डाउन किया जाएगा। और अगर कोई बहुत सेंसिटिव टाइप का अगर है, अगर आपने अपील किया है तो हो सकता है 72 आवर्स के अंदर भी उसको रिमूव यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मामला यहाँ पे बनता है, ठीक है, बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। हालांकि इसको बड़ा अपोज किया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा, जो फ्री स्पीच एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा। उनको कहा जा रहा है कि भाई इसके थ्रू सरकार क्या करेगी, जो आपकी फ्री स्पीच है उसको विड्रॉ कर सकती है, बेसिकली उसको, उसके लिए खतरा है। तो वो लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। UAPA gave an impetus to fight against terror. Impetus का मतलब आप ये समझ लीजिए कि impetus is like a tool, it's like a something which gives you power. तो जो हम लोग टेरर के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे थे, UAPA उसमें एक बहुत ही कारगर हथियार के रूप में यूज हुआ है। तो ऐसा मोदी जी ने कहा है कि यूएपी का यूज करके इंडिया में टेरर केसेस कम हो गए हैं, या फिर जो लोग इंडिया में टेरर करने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लेने में यूएपी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यूएई का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, राइट। इसके बारे में हम लोग पहले बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, थोड़ा सा आपको दोबारा से बताता चलता हूं, हल्का सा आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू कंटेंट हो जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया जाता है, आप वहां पे क्लिक करके पूरे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, और एनालिसिस के बाद में इसको एक बार आप पढ़ लोगे तो आपका रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा। तो यूएपीए कोई नया कानून नहीं है,
हालांकि आपको पता है कि कानून के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं टाइम टू टाइम। यूएपीए को सबसे पहले 1967 के अंदर पास किया गया था। इसका मेन मकसद वही था कि जो भैया अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हैं उनको रोका जाना है, जो क्राइम्स वगैरह किए जाते हैं उनको रोका जाना है। वो क्राइम जो है किसी खासकर जो स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं, देश के अगेंस्ट में जो क्राइम्स होते हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पे बात कही गई थी। तो इसका जो सेक्शन 15 है वो डिफाइन करता है टेररिस्ट एक्ट को, और अगर कोई टेररिस्ट एक्ट करता है उस बंदे को, उस आदमी को उसको पनिशमेंट दी जाती है, इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। भैया 5 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक आपको यहाँ पे हो सकता है। और अगर आपने कोई बहुत सीरियस क्राइम कर दिया है, सीरियस कोई आपने एक्ट कर दिया है, तो उसमें डेथ पेनल्टी का प्रावधान भी इसके अंदर दिया गया है। तो ये मामला पूरा चल रहा था। बाद में 2004 के अंदर, 2008 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए, कुछ चेंजेस किए गए, इसकी पावर को एक्सपेंड किया गया। फिर फाइनली 2019 में अभी जो लेटेस्ट इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है वो 2019 के अंदर किया गया, जिसमें यूएपी की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे एक तरह से एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है। एक बहुत मेजर जो चेंज इसके अंदर हुआ है 2019 में सरकार ने किया है वो ये किया गया है, पहले यूएपी के तहत सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता था, लेकिन 2019 के बाद इंडिविजुअल पर्संस को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, इंडिविजुअल को भी। एक तो ये चेंज किया गया। एक चेंज इसके अंदर ये किया गया भैया, जो बेल है, बेल मिलना आप ये समझ लो लगभग नामुमकिन हो जाता है यूएपी के तहत। तो पुलिस जब चार्जशीट फाइल करती है और कोर्ट को लगता है, 1% भी अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ये आदमी जो है अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो आपको बेल नहीं मिलेगी। बहुत मुश्किल हो जाता है बेल लेना। यूएपी जो है वो इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट में भी यूज होता है और फॉरेन सिटीजन के अगेंस्ट में भी यूज हो सकता है, तो ये थोड़ा अपने ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब पे काम करता है या वैसा नॉर्मली यूएपी के खिलाफ लग सकता है, या फिर जो आदमी शिप्स के ऊपर काम करता है, एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करता है, जो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, चाहे वो फॉरेन नेशनल भी क्यों ना हो, अगर वो शिप एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है तब भी आपके खिलाफ यूएपी के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो यूएपी को काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। उनको कहा जाता है कि भाई सरकार इसका बहुत बुरी तरह से मिसयूज करती है। एक हल्का सा आंकड़ा आपको बताता हूं पिछले साल लगभग 4000 लोगों के खिलाफ यूएपी लगाया गया, जिनमें से हार्डली 121 या 122 लोगों के खिलाफ कन्विक्शन हुआ है। तो इसका जो कन्विक्शन रेट है वो 2 से लेके 3% है। इसका मतलब यह है कि जो बाकी के जो लोग हैं उनको फालतू में ही जेल में डाला गया है, कोर्ट बाद में उनको छोड़ देता है। तो सरकार, बहुत बार ऐसा आरोप लगाया जाता है सरकार के ऊपर, रिवेंज लेने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए, हैरेसमेंट करने के लिए सरकार यूएपी का यूज कर देती है। क्योंकि यूएपी के तहत एक बार आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो 180 डेज के तहत विदाउट एनी चार्जशीट फाइल किए आपको जेल में डाला जा सकता है और आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये हमारा कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन भी है, राइट। और इसमें एक चीज और भी है कि जो टेररिस्ट एक्ट बोला गया है इस एक्ट में, उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है, बहुत वेग तरीके से डिफाइन किया गया है। किसी भी एक्टिविटी को सरकार एक टेररिस्ट एक्टिविटी बोल सकती है। आपने कोई स्पीच दिया, कोई सॉन्ग लिखा, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत वेग डेफिनेशन है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उससे बिल्कुल अलग है। और बेल आपका अधिकार होता है, लेकिन जो सेक्शन 43 होता है यूएपी के तहत, उसमें आपको बेल नहीं मिलती है। तो ये भी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि यूएपी का सरकार मिसयूज करती है, राइट। तो बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है आज के लिए इस कंटेंट में। फ्यूचर में कुछ और डायमेंशन अगर यहाँ पे आती हैं तो उसको हम लोग डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म इज आइडियल। तो आजकल हम लोग बहुत सारे वन नेशन की बात करते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज, वन नेशन अभी आ गया उसके अंदर वन पुलिस फॉर्म यूनिफॉर्म। देखिए अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है यूनिफॉर्म तो होती हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। कोई थोड़ी सी ज्यादा खाकी, डार्क खाकी होती है, थोड़ी लाइट खाकी होती है। इवन कई जगह पे तो व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म भी होती है, व्हाइट कलर की। जैसे गोवा वगैरह में जो है वो यूनिफॉर्म थोड़ी सी अलग रहती है, ठीक है। कलकत्ता के अंदर, तमिलनाडु के अंदर थोड़ी सी व्हाइट यूनिफॉर्म टाइप की रहती है। तो देश में यूनिफॉर्म एक जैसी है नहीं, मतलब दिखने में ऊपर से थोड़ा थोड़ा ठीक ही सेम ही लगता है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो मोदी जी ने कहा कि भैया देखो ये फरीदाबाद के अंदर क्या ना कोई
किसी प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए सभी पुलिस ऑफिसर की। जैसे हमारे जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होते हैं ना, वो रेड और ब्लैक कलर के होते हैं, उसको देख के दूर से आप पहचान सकते हो कि देखो वो पोस्ट ऑफिस का बॉक्स है। उसी तरह से यूनिफॉर्म भी एक जैसी होनी चाहिए ताकि दूर से देख के आप पहचान सको कि भैया ये पुलिस वाला आदमी है। हालांकि इसको पहचानने में आपको भी पता है दिक्कत आती नहीं है, पता चल जाता है। बट एनीवेज दैट इज द प्रपोजल बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया में जो एक्चुअली इंडिया में ब्रिटिशर्स के टाइम में ना व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म हुआ करती थी शुरुआत में। अब उसमें बड़ी दिक्कतें आती थी। एक तो भाई धूल मिट्टी बहुत होती है, आपके गंदे कपड़े हो जाते हैं, तो उससे पुलिस ऑफिसर बड़े परेशान रहते थे। तो उस दाग जो होते थे उनको छुपाने के लिए वो अलग अलग कलर करते थे उनके ऊपर। तो ये होने लगा कि अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म होने लगी, क्योंकि लोग उसके ऊपर कलर कर लेते थे, पुलिस ऑफिसर जो होते थे, पुलिस पर्सन जो होते थे। फिर जो है फाइनली 1987 के अंदर सर हेनरी लर्ड्समैन जो है, और ये कहाँ पे थे, ये पाकिस्तान में जो फाटा वाला एरिया ना, वहां पे ये तैनात थे, ऑफिसर थे। तो इन्होंने जो है वो फिर बाद में यूनिफॉर्म को खाकी कलर का कर दिया। तो ये बेसिकली ग्रे कलर और लाइट येलो कलर का मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये गंदा भी नहीं होता क्योंकि मिट्टी जैसा कलर होता है। तो उस सब चीजों के लिए इसको किया गया था, दैट इज द होल पर्पस। तो खाकी यूनिफॉर्म हम लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट किया है बाद में, राइट। तो अब मोदी जी का ये कहना है कि अगर पूरी कंट्री में एक ही तरह का कपड़ा होगा, एक ही तरह की खाकी वर्दी होगी, तो क्वालिटी मेंटेन हो सकती है, राइट। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है पुलिस ऑफिसर्स को मिल सकते हैं। हमारी कंट्री में पुलिस के अलग अलग रैंक होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो शुरुआत पुलिस कांस्टेबल से होती है, फिर हेड कांस्टेबल की बात आती है, फिर एएसआई होता है भैया, सब इंस्पेक्टर होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, डीएसपी होता है, एएसपी होता है, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। अगर आईपीएस आप क्लियर करते हो एग्जाम, अगर आप यूपीएससी का, तो पहले आपको एएसपी बनाया जाता है, फिर आपको आईपीएस बनाया जाता है, फिर आपका एसएसपी बनाया जाता है, डीआईजी, आईजीपी, एडीजीपी, और सबसे ऊपर होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। ये पूरे स्टेट के एक ही होते हैं। और हमारा जो आईबी होता है, जो ब्यूरो होता है हमारा, ठीक है, उसको भी हेड करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और हर ऑफिसर के हिसाब से जो इंसिग्निया होता है, यानी कि जो लगा होता है कंधे के ऊपर, वो भी अलग अलग होता है। थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा कंटेंट कहीं से डाला है, विकीपीडिया वगैरह से इधर उधर से करके। तो थोड़ा इंसिग्निया आप देख सकते हो। जो डीजीपी होता है उसका इंसिग्निया ऐसा होता है, राइट, इस तरह से रहता है। एडीजीपी का जो है थोड़ा इस तरह से रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो आईजी होते हैं, आईजी का जो है वो इस तरह से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बलम नहीं होता है आईजी वाले में। फिर डीआईजी वाले में जो है एम्बलम होता है और 3 स्टार होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एएस जो मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, इसके अंदर 2 स्टार होते हैं और ये आपका एम्बलम होता है। तो आप क्लियरली बेसिकली इसको इंसिग्निया को देख के पहचान सकते हो। जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, और इसके अंदर वो नहीं होता है, 2 स्टार होते हैं, और यहाँ पे आईपीएस लिखा होता है। और डीएसपी जो होता है 3 स्टार होते हैं, आप क्लियरली देख सकते हो, राइट। और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, इसके अंदर आपको एम्बलम मिलता है, 1 स्टार मिलता है। तो जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हो तो ये वाला इंसिग्निया आपको दिया जाता है। तो ये तो सब गैजेटेड ऑफिसर हो गए। अनगैजेटेड जो ऑफिसर होते हैं, जैसे इंस्पेक्टर होते हैं या असिस्टेंट इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर वाले में 3 स्टार होते हैं और नीचे स्ट्रिप लगी होती है ब्लैक कलर की और येलो और रेड कलर की। जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर होते हैं भैया, उसके अंदर सिर्फ 3 स्टार होते हैं और ये जो स्ट्रिप लगी होती है सिर्फ रेड कलर की होती है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इस रैंक के बीच में। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसमें 2 स्टार होते हैं और नीचे ये स्ट्रिप होती है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं भैया, उसके बाद फिर ये 1 स्टार होता है और ये सब रहता है। कांस्टेबल जो होते हैं, कांस्टेबल को कोई स्ट्रिप ऐसा सच नहीं होती। हेड कांस्टेबल को ऐसे 3 स्ट्रिप होती है रेड कलर की, जो आप उसमें जो है क्लियरली देख सकते हो। तो ये तो है कुछ इंसिग्निया वगैरह के बारे में। कल आपसे जो एमसीक्यूज पूछे गए थे उसका आंसर आपके सामने है। ज्योग्राफी के रिगार्डिंग ही वो एमसीक्यूज थे। तो पहले का आंसर हो जाता है 1, 3 एंड 4, ठीक है, 1, 3 और 4। दूसरे का आंसर हो जाता है 3 एंड 4, यानी कि लेबनान और सीरिया, ये दोनों मेडिटेरेनियन ओशन को टच करते हैं। जॉर्डन और इराक जो है वो मेडिटेरेनियन ओशन को टच नहीं करते हैं, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका आ जाता है लीबिया, इधर आ जाता है आपका इजिप्ट, और ये आ जाता है सीरिया, ठीक है। जॉर्डन टच नहीं करता है, ध्यान देना है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना लिस्ट, तो लीबिया, ठीक है, इजराइल, राइट, लेबनान, मतलब एल फॉर लेबनान, आप लोग लीबिया भी बोल सकते हो, लेकिन वो तो हम लोगों ने मेटल के अंदर कर लिया था कवर। तो आपका इधर आ जाता है, ये आपका लेबनान आ जाता है, इजराइल आ जाता है, सीरिया आ जाता है, और इधर आपका टर्की आ जाता है। तो ये चारों कंट्री जो है इसको टच करती हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 21.4 लाख टीबी
मतलब ट्यूबरकुलोसिस केसेस नोटिफाइड इन इंडिया इन 2021 हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि भैया इतने केस इंडिया में मिले हैं जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। जब भी टीबी केसेस को मेजर किया जाता है, काउंट किया जाता है, तो 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर उसको काउंट किया जाता है। 2021 में इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 210 लोगों को टीबी के केसेस पाए गए हैं, वो टीबी पॉजिटिव पाए गए हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में तो कम है ही, और 2015 के कंपैरिजन में भी कम है। 2015 में वही रेट जो है 256 हुआ करता था, यानी कि 18% हमारा जो है यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है, और इट्स अ बेटर परफॉर्मेंस ना पिछले सालों के कंपैरिजन में। और अगर पूरी दुनिया के हिसाब से भी देखो तो वहां पे भी उससे भी बेटर हम लोगों ने परफॉर्म किया है पूरी दुनिया के हिसाब से भी। तो इंडिया को कहा जाता है टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म में इंडिया में बहुत सारे टीबी के केसेस होते हैं। WHO का यह कहना है कि भैया 10.6 मिलियन लोग को 2021 में टीबी हुआ था, जिनमें 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। तो सोच के देखिए कितने सारे लोग हर साल टीबी से मारे जाते हैं। भैया कोविड तो कुछ भी नहीं है, असली तो खिलाड़ी टीबी चल रहा है यहाँ पे। इंडिया में खुद टीबी से हर रोज 1400 लोगों की डेथ होती है। तो बहुत बड़ा डिसीज है ये, छोटा मोटा डिसीज नहीं है, जिसको काफी सीरियसली लेना है। और अगर टीबी की बात करें तो ये पुराना कंटेंट है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसको लेके। तो टीबी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पुराना कंटेंट है, सेल्फ स्टडी के लिए मैंने डाल दिया है। माइकोबैक्टीरिया नाम का जो एक बैक्टीरिया, ये वायरस से नहीं फैलता है, ध्यान देना, ये बैक्टीरिया से फैलता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। और ये बहुत पुराना डिसीज है, ठीक है। इजिप्ट में जो है कई 1000 BC, मतलब 3000 BC में भी जो है टीबी के केसेस देखे गए हैं, राइट। मतलब समझ लो 5000 साल पुराना ये डिसीज है। आपके लंग्स को अटैक करता है, आपके दूसरे ऑर्गन्स को भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये ट्रीटेबल होता है, क्यूरेबल होता है, ठीक है। आप उसको ट्रीट आराम से कर सकते हो। हालांकि इसके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी वैक्सीन हमारे पास है नहीं, लेकिन जो वैक्सीन अभी हम लोग यूज कर रहे हैं उसे बोलते हैं BCG, उसे वैक्सीन बोलते हैं। तो हर किसी का बहुत इफेक्टिव नहीं है। हालांकि इसको हम लोग काफी समय से यूज कर रहे हैं, 1921 से यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग कुछ नया वैक्सीन बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं टीबी को लेके। निक्षय इकोसिस्टम हम लोगों ने लिया हुआ है, निक्षय पोषण योजना हम लोगों ने लिया हुआ है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन हम लोगों ने 2019 में चलाया था, सक्षम प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने टीबी के लिए चलाया हुआ है। और अभी एक और इनिशिएटिव है जिसे मतलब टीबी मुक्त अभियान, ठीक है। इसमें जो है सरकार ने ये कहा है कि 2025 तक हम लोग इंडिया को टीबी से मुक्त कर देंगे। हालांकि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की आप बात करते हो तो उसके लिए टारगेट 2030 है, बट इंडिया कहता है कि हम लोग 5 साल पहले ही कर देंगे। हालांकि बहुत एम्बिशियस एक टारगेट है, लेकिन जब कर लिया है तो इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंडिया के टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में आप डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हैं, ये सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपके लिए डाल दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2016 में यहीं से एक सवाल पूछा गया था, मिशन इंद्रधनुष विच वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये किस लिए किया गया था? इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वीमेन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मार्ट सिटीज, इंडियाज ओन सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लेनेट इन आउटर सिस्टम, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 2017 का क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और यूपीएससी का क्वेश्चन है तो काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। चलिए, आज का जो लास्ट टॉपिक है और जो एडिटोरियल है वो आता है COP27 से। कोप का मतलब दोस्तों होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस बार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो इजिप्ट के अंदर होने वाली है, ठीक है। इजिप्ट के अंदर होने वाली है। इजिप्ट के अंदर एक सिटी है शर्म अल शेख, वहां पे होगा। COP26 वो ग्लासगो के अंदर हुआ था, तो ब्रिटेन और इटली ने दोनों ने मिलकर उसको बेसिकली होस्ट किया था, ग्लासगो के अंदर उसको किया गया था। यानी कि जो ग्लासगो से पहले की जो प्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग्स होती हैं वो इटली के अंदर हुई थी, और फाइनल वाला ब्रिटेन के अंदर ग्लासगो में हुआ था। तो ये कोप होता क्या है पहले तो ये पढ़ेंगे, फिर थोड़ा आगे एडिटोरियल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन वो एडिटोरियल के अंदर नहीं दिया गया है। देखिए 1992 में क्या हुआ था, हालांकि ये शुरुआत 1972 से ही हो गई थी, जब स्टॉकहोम के अंदर जो है पहली मीटिंग हुई थी, लेकिन इसके में कुछ खास चीजें हुई नहीं थी। फिर उसके 20 इयर्स के बाद 1992 में रियो के अंदर, जो कि ब्राजील का सिटी है, रियो डी जेनेरियो, वहां पे जो है फाइनल मीटिंग किया गया। इसे हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, इसे रियो समिट के नाम से भी जानते हैं।
यहां पे क्या हुआ, बहुत सारे देशों के लोग, उनके जो मतलब लीडर्स थे, वो आए, बैठे, मीटिंग उन्होंने किया, चाय पानी पिया, समोसा वगैरह खाया, और उन्होंने एक बहुत ही खास चीज के बारे में डिस्कस किया। दो बड़ी खास चीजें यहां पे थी, एक थी बायोडाइवर्सिटी और एक थी क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हालांकि इसकी अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, बायोडाइवर्सिटी अलग होता है, क्लाइमेट चेंज अलग होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलग होता है। तो बेसिकली इस पूरी मीटिंग के अंदर जो है 5-6 चीजें की गई थी, जैसे एजेंडा 21 जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, रियो डिक्लेरेशन, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, कॉन्फ्रेंस ऑफ दिस इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी, यूएनएफसीसीसी और यूएनसीसीसीडी, तो ये आपका डेजर्टिफिकेशन के लिए हो जाता है, और यूएनएफसीसीसी बेसिकली क्लाइमेट चेंज के लिए होता है। और इस सारी चीजों में से जो यूएनएफसीसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन, एक मिनट देखो दिखा देता हूं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यूएनएफसीसीसी कहा जाता है, इसको ही कहते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यानी कि क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए जितनी भी पार्टीज, कंट्रीज, लीडर्स वहां पे आते हैं, उन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। और ये सबसे हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है यूएनएफसीसीसी के अंदर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि डिसाइड करते हैं कि भैया क्या हम लोग स्टेप ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, क्या प्रोविजन होनी चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो सब डिसाइड किया जाता है इस कोप के अंदर। तो 1992 में कोप डिसाइड हुआ था। सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1995 के अंदर, ठीक है, जो बर्लिन के अंदर हुई थी। फिर इसके 3 साल बाद जो है 1997 में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, कहां पे, क्योटो में, जापानीज सिटी है, और वहां पे हम लोगों ने डिसाइड किया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम लोगों ने बाइंडिंग टारगेट्स लगाए थे कि आपने इतना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करना ही करना है। बाकी जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तब से लेके आज तक, 1995 से लेके अभी तक हर साल कोप होता है, लेकिन बीच में क्या हुआ, 2021 में कोप नहीं हो पाया था, 2020 में कोप नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द कोविड-19, अदरवाइज हर साल होता है। ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसे बोलते हैं COP, लेकिन एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं CMP। CMP होता है क्योटो प्रोटोकॉल के जो मीटिंग होती हैं उन्हें CMP कहा जाता है। तो ये शुरुआत हुई थी 1997 में। देखिए इंटरेस्टिंग चीज, कोप के अंदर होती हैं 197 कंट्रीज, लेकिन CMP के अंदर होती हैं 192 कंट्रीज, क्योंकि हर कंट्री क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है। अमेरिका जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है। तो ऐसी 5 कंट्री हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है, लेकिन वो कोप का पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे 197 लिखा हुआ है और यहाँ पे 192 लिखा हुआ है, ठीक है। एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं CMA। CMA की शुरुआत हुई थी पेरिस अग्रीमेंट के बाद। तो पेरिस अग्रीमेंट के बाद जो मीटिंग्स होती हैं उसे CMA कहा जाता है, और इसके अंदर 196 कंट्रीज हैं, ठीक है, पेरिस अग्रीमेंट के। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो एक बड़ा जो ग्रुप होता है वो सबसे बड़ा ग्रुप होता है COP। उस COP के अंदर एक ग्रुप होता है CMP जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में है, और एक होता है CMA जो कि पेरिस अग्रीमेंट के बारे में। थोड़ा सा ध्यान आपको इसके बारे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें होगी, स्टैटिक पोर्शन। अगर आप शंकर IAS की बुक पढ़ते हो तो वहां पे इसके बारे में बहुत डिटेल आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पे बहुत डिटेल आपको मिल सकती है, राइट। बाकी आप UNFCCC की आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, वहां पे भी आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है। अब आते हैं आज के एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल क्या कहता है, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ग्लासगो के अंदर काफी उम्मीदें थी हम लोगों को, लेकिन उम्मीद के अकॉर्डिंग उतर नहीं पाया, और यूजुअली ऐसा होता ही है ना। एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे रशिया यूक्रेन वाला क्राइसिस भी है। उसकी वजह से दुनिया का जो ध्यान है वो क्लाइमेट चेंज से बेसिकली हट रहा है धीरे धीरे, और सारा ध्यान जो है वो इंटरनल सिक्योरिटीज और अपनी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर चला गया है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत है। तो अभी COP27 से हम लोगों ने नई उम्मीदें लगाई हैं, जो कि इजिप्ट के अंदर होगा नवंबर 6 के बाद, जो है 1 हफ्ता भर वो चलता है। इससे अभी कौन कौन से इशू है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और ये इशू नए नहीं है, पुराने इश्यूज हैं, हमेशा से चलते आ रहे हैं। हर बार कोप होता है, हम लोग सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर बार जो है कुछ ना कुछ पंगा वहां पे हो जाता है। कभी कभी वो डेवलप्ड कंट्री के बीच में हो जाता है, कभी डेवलपर और डेवलपिंग कंट्री के बीच में हो जाता है। तो कौन कौन से इश्यूज हैं जो चले आ रहे हैं और COP27 के अंदर भी कंटिन्यू रहने वाले हैं। उनमें से जो बहुत बड़ा इशू है दोस्तों, वो है लोप साइडेड एमिशंस के बारे में।
लोब साइडेड एमिशन का मतलब यह है कि दुनिया में कुछ गिनी चुनी कंट्री ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा एमिशन करती हैं, जो रिच कंट्री हैं बेसिकली, और बाकी जो पुअर कंट्री हैं बेचारी वो एमिशन तो करती नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का वो इनके ऊपर ही होता है। तो लोब साइडेड एमिशन होते हैं, ठीक है। रिच आर एमिटिंग मोर एंड पुअर आर एमिटिंग लेस। एक सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे आती है वो है फाइनेंसिंग वाली। इंडिया, चाइना या जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जब हमें अमेरिका बोलता है या जो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, वो सब हमें बोलते हैं कि भैया क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है, तो हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि वी नीड फाइनेंस एंड वी नीड टेक्नोलॉजी। अब जब तक आप हमें पैसा नहीं दोगे तो भैया हम लोग नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। हम तो गरीब कंट्री है ना यार, हमारा पर कैपिटा इनकम सिर्फ $2000 है, आपका तो पर कैपिटा इनकम जो है वो $70,000 है। तो आप हमें हेल्प करिए, बिना हेल्प करे आप हमें नहीं बोल सकते, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंस करने की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा है। डिसाइड हुआ था कैनकुन के अंदर, ये डिसाइड हुआ था कि भैया $100 बिलियन हर साल आप डेवलपिंग कंट्रीज को दोगे, लेकिन अभी तक वो नहीं दिए गए हैं। एक इशू यहाँ पे 2050 तक जो है कार्बन न्यूट्रलिटी है। हालांकि कई सारी कंट्री ने कार्बन न्यूट्रलिटी को डिक्लेयर कर दिया है कि हम लोग 2050 तक कर देंगे, लेकिन जो ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी है वो 2050 तक नहीं आ पाएगी जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा इशू यहाँ पे डिस्कस करने वाला। बाकी वी नीड टू नेम द कंट्रीज दैट आर मोस्ट आउट ऑफ द लाइन। देखिए हर कंट्री अपने हिसाब से कोशिश कर रही है क्लाइमेट चेंज को रोकने की, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की। कुछ कंट्री बढ़िया एफर्ट ले रही हैं, कुछ कंट्री अच्छा एफर्ट नहीं ले रही हैं। जैसे इंडिया जो है बहुत अच्छा एफर्ट ले रही है, तो ऐसी कंट्रीज का नाम लेना जरूरी है, ऐसी कंट्रीज को ऊपर प्रेशर बनाना जरूरी है जो कि डिजायर्ड एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, और बाकी जो $100 बिलियन एनुअली वाला है वो तो सबसे बड़ा मुद्दा वहां पे रहने ही वाला है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। तो नेट जीरो इंडिया और कुछ कुछ चीजें इसके बारे में जो आर्टिकल के अंदर कवर की गई हैं। देखिए इंडिया की अगर हम लोग खास बात करें, इंडिया का जो ज्यादातर एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फॉसिल फ्यूल से आता है, पेट्रोल से आता है, डीजल से आता है, कोल से आता है, ठीक है। और हम लोग एकदम से क्लीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकते, क्लीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फ्यूचर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा कि हम लोग उसको कंप्लीटली पूरी तरह से रिप्लेस कर दें। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये चाइना में भी है, ठीक है। और सिर्फ चाइना में नहीं दोस्तों, अभी जर्मनी में भी हो रहा है। जर्मनी ने काफी समय से अपने कोल प्लांट्स को बंद कर दिया था, लेकिन रशिया वाले क्राइसिस के बाद वो दोबारा से अपने कोल प्लांट्स को ओपन कर रहा है। तो एक तो बहुत बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी बात ये है कि भाई इंडिया को जीडीपी ग्रोथ भी चाहिए, है ना। जीडीपी ग्रोथ कैसे आता है, वो इंडस्ट्री से आता है। एक तरफ इंडिया को क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शन भी लेना है, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना पड़ेगा। तो इंडिया दोनों चीजों को एक साथ कैसे मेंटेन करेगा, इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर आप ग्रोथ इंक्रीज करते हो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाओगे तो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को ज्यादा करना पड़ेगा, वो हो ही जाता है, नेचुरल सी बात है। तो ये जो गोल है इंडिया का, वो कैसे अचीव करेंगे हम लोग, वो बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने ऑलरेडी 2070 के लिए नेट जीरो के लिए बोल दिया है, पंचामृत आपको अच्छे से पता है। तो दैट इज आवर गोल। कई सारी कंट्री ने यहाँ पे अलग अलग टारगेट्स यहाँ पे रखे हैं। चाइना ने अपना टारगेट रखा है, यूएसए ने अपना टारगेट रखा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि चाइना ने नेट जीरो के लिए क्या टारगेट रखा है अपना, 2060 रखा है, 2070 रखा है, 2050 रखा है, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। जैसे चाइना जैसी जो कंट्री है, हालांकि चाइना बहुत कुछ कर रहा है ग्रीन हाउसेज को लेके, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जो क्लीन एनर्जी है वो चाइना के अंदर ही डेवलप हो रही है। उसके बावजूद भी चाइना में 70% से ज्यादा वो भी एनर्जी की जो रिलायंस है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर ही होती है, खासकर कोल के ऊपर होती है। इतना ही नहीं, चाइना और इंडिया में पुराने कोल प्लांट्स को तो बंद करने की बजाय हम लोग नए थर्मल पावर प्लांट्स को मंजूरी दे रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है फ्यूचर में भी जो है इस टारगेट को अचीव करना। यहाँ पे और जो बड़ी बात है वो थोड़ा थोड़ा इन्होंने लिखी हुई है कि भैया 2050 तक नेट जीरो अचीव करेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, इन्होंने कहा है कि जो 2050 है ना, ये एनफ नहीं है। एक तो कम से कम इसको 2040 होना चाहिए, और इसको अचीव करने के लिए जो है बाइंडिंग टारगेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और आप विश्वास कर लिया जाएगा, आपने कर लिया। इंडिया ने बोल दिया कि हम लोग 2070 तक करेंगे, लेकिन उसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। तो एक कम से कम ऐसा प्रोटोकॉल बनाइए, एक ऐसा तरीका बनाइए, मैकेनिज्म बनाइए कि उन कंट्रीज को अपने टारगेट अचीव करने के लिए अकाउंटेबल रखा जा सके, ठीक है। तो थोड़ा सा एम्बिशियस टारगेट आपको रखना पड़ेगा।
ऑफ कोर्स एम्बिशियस टारगेट रखने से आपकी प्रेजेंट जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, लेकिन भाई अगर फ्यूचर में सांस लेना है ना, फ्यूचर में जिंदा रहना है, तो आज थोड़ा सा कड़वा घूंट आपको पीना ही पड़ेगा। ये बात को हमें रियलाइज किया जाना चाहिए। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन चला जाए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन कम से कम सर्वाइव तो करेंगी ना, सांस तो ले पाएंगी साफ हवा में, वो जरूरी है। तो क्या क्या सोल्यूशन यहाँ पे हो सकते हैं? सोल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। इन्होंने जो सोल्यूशन बेसिकली वो टैक्सेशन बैंकिंग के आसपास इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, वो है कार्बन टैक्स। अगर आप कोल यूज करते हो या कोई सी चीज यूज करते हो जो कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करती है, आप उसके ऊपर टैक्स लगाइए, ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगाइए। उससे होगा क्या, वो जो कंपनीज हैं वो मजबूर हो जाएंगी क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट होने के लिए। तो एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये है। दूसरी बात, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जैसे डीजल पेट्रोल के ऊपर कोल के ऊपर इंडिया में सब्सिडी दी जाती है, खासकर पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उस सब्सिडी को खत्म करो। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो लोग कम यूज करना अपने आप ही शुरू कर देंगे। अगर आज 100 रुपए लीटर तेल है, अगर कल को इसको ही 300 लीटर कर दोगे तो डेफिनेटली लोग कम करना यूज कर देंगे। बहुत हार्श मेजर है ये, बहुत हार्श है, आप डेफिनेटली है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को सेव करने के लिए जरूरी है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर क्लेम किया गया है। दूसरी बात, जैसे कोविड-19 में पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने एकजुटता दिखाई है और बहुत सारा पैसा हम लोगों ने वैक्सीन बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो इन्वेस्ट किया है, उसी तरह की जो अर्जेंसी है वो रिच कंट्रीज को दिखानी पड़ेगी क्लाइमेट एफर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि कोविड से भी ज्यादा जरूरी एफर्ट आपको लेने पड़ेंगे। क्योंकि दिक्कत यह है ना कि कोविड में आपको मौत नजर आ रही थी एक साथ, क्लाइमेट चेंज से जो मौत आती है वो एक साथ नहीं आती हैं, धीरे 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 करके आती हैं। कहीं पे साइक्लोन्स आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे हीट वेव्स आ गया। इसी वजह से शायद लोगों को इसकी अर्जेंसी इतनी महसूस नहीं होती है। तो इन्होंने कहा कि आपको एफर्ट ऐसे लेने पड़ेंगे। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि भैया जो क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इंडिया में मान लो कोई क्लाइमेट प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई सोलर पावर प्लांट लगाना है, आपने कुछ भी करना है, तो जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इनको सामने आना पड़ेगा, इनको और ज्यादा फंडिंग यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ कुछ सोल्यूशन इसमें बताए गए हैं जो आप डेफिनेटली अपने नोट्स वगैरह के अंदर भी ऐड कर सकते हो। बाकी नवंबर 6 से लेकर नवंबर 18 तक अभी जो COP27 होगा शर्म अल शेख के अंदर, उसमें जो है डेफिनेटली हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और ज्यादा सामने आने की जरूरत है। बाकी रशिया, यूक्रेन वगैरह वो सब चीजें यहाँ पे चल ही रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। देखिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन हो चाहे किसी भी सरकारी नौकरी की एग्जाम हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो आपको अपना जो कंफर्ट जोन है ना वो छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको जो है सक्सेस मिलेगा। तो इफ यू क्विट वंस इट बिकम्स हैबिट, तो क्विट नहीं करना है, क्योंकि एक बार आप क्विट कर देते हो ना, आदत बन जाती है क्विट करने की। और अगर आपने क्विट कर दिया, क्विटर्स आर नेवर विनर्स एंड विनर्स आर नॉट क्विटर्स। तो आपने डिसाइड करना है, आपने क्विट करना है या आपने विन करना है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती है। अगर आप क्विट कर दोगे तो आपके जो पड़ोस में बैठा हुआ बच्चा है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, वो आपसे डबल ट्रिपल 10 टाइम्स ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा सक्सेस डिजर्व करता है। तो आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। तो दोस्तों यही था आज का एनालिसिस। इसी के साथ आज के एनालिसिस को खत्म करते हैं। एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में जो आप पार्टिसिपेट करिए, आंसर्स दीजिए, ठीक है। कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।